नमस्कार, आप सभी लोगों का पाटलिपुत्र जीके क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। मैं कुमार राजेंद्र आप लोगों के सामने जीके का एक महत्वपूर्ण भाग प्राचीन भारत का इतिहास को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। प्राचीन भारत के इतिहास का प्रथम टॉपिक्स स्रोत है, जिसकी चर्चा हम आप लोगों के साथ करने जा रहे हैं। प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन को स्रोत की दृष्टि से मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा है साहित्यिक स्रोत तथा तीसरा है विदेशी यात्रियों का विवरण। अब हम लोग एक एक करके इसका विश्लेषण करेंगे। पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, विदेशी यात्रियों के विवरण। इनमें से सबसे पहले जो है पुरातात्विक स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। पुरातात्विक स्रोत प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन की दृष्टि से पुरातात्विक स्रोत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत मुख्यतः अभिलेख, सिक्के, स्मारक भवन, मूर्तिकला, चित्रकला एवं अन्य कलात्मक अवशेष आते हैं। पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेख, सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। अभिलेख के अध्ययन को पूरा लेख शास्त्र या एपिग्राफी भी कहा जाता है। अभिलेखों के अंतर्गत मुख्यतः शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख, एवं ताम्रपत्र आते हैं। वर्तमान समय में सर्वाधिक अभिलेख मैसूर के पुरालेख शास्त्री कार्यालय में स्थित है।
मौर्य काल मौर्योत्तर काल एवं गुप्त काल के अभिलेख कार्पस इंस्क्रिप्शनम इंडिकेरम नामक ग्रंथमाला में संग्रहित है। एक बार पुनः रिवाइज करते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। प्रथम पुरातात्विक स्रोत, द्वितीय साहित्यिक स्रोत तथा तृतीय विदेशी यात्रियों के विवरण। पुरातात्विक स्रोत सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके अंतर्गत अभिलेख, सिक्के, स्मारक भवन, मूर्तिकला, चित्रकला एवं अन्य कलात्मक अवशेष आते हैं। पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। अभिलेखों के अध्ययन को पूरा लेख शास्त्र या एपिग्राफी कहते हैं। अभिलेखों के अंतर्गत शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख एवं ताम्रपत्र आते हैं। वर्तमान समय में मैसूर के पूरा लेख शास्त्री कार्यालय में सर्वाधिक अभिलेख सुरक्षित हैं। मौर्य काल, मौर्योत्तर काल एवं गुप्त काल के अभिलेख कार्पस इंस्क्रिप्शन इंडिकेरम नामक ग्रंथमाला में संग्रहित किए गए हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इतिहास निर्माण में अभिलेखों का महत्वपूर्ण योगदान है। अभिलेखों से तत्कालीन शासक के साम्राज्य विस्तार, शासन प्रबंध, उसके राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, कला आदि के विषय में जानकारी मिलती है। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए कई अभिलेख प्राप्त हुए हैं। यद्यपि सिंधु सभ्यता में लिपि का विकास हो चुका था, मोहरों पर लिपि के प्रमाण मिलते हैं, लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में सर्वप्रथम प्रमुख अभिलेख बोगज-कोई अभिलेख है, जिससे प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण में सहायता मिलती है। आइए हम लोग प्रमुख अभिलेखों के बारे में चर्चा करते हैं। पहला अभिलेख है बोगज-कोई अभिलेख। बोगज-कोई अभिलेख एशिया माइनर नामक स्थान जो तुर्की में स्थित है से प्राप्त हुआ है। यह 1400 BC का अभिलेख है। इसकी खोज 1907 में विंकलर महोदय के द्वारा किया गया। यह किलाक्षर लिपि में तथा संस्कृत भाषा में
लिखा गया लेख है। बोगज कोई अभिलेख से यह जानकारी मिलती है कि यहाँ पर राजाओं का एक संघ बुलाया गया था और ये मुख्यतः वैदिक देवताओं को साक्षी बनाया था। बोगज कोई अभिलेख से 4 वैदिक देवता मुख्यतः इंद्र, मित्र, वरुण तथा नासत के बारे में जानकारी मिलती है। बोगज कोई अभिलेख से इस बात की जानकारी मिलती है कि आर्य मध्य एशिया के मूल निवासी थे। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए बोगज कोई अभिलेख का महत्वपूर्ण स्थान है। बोगज कोई अभिलेख एशिया माइनर नामक स्थान तुर्की से प्राप्त हुआ है जो 1400 बीसी का है। इसकी खोज 1907 में विंकलर महोदय के द्वारा किया गया। यह किलाक्षर लिपि में तथा संस्कृत भाषा में अंकित है। इसमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, मित्र, वरुण तथा नासत का उल्लेख है। इससे इस बात की जानकारी मिलती है कि आर्य मध्य एशिया के मूल निवासी थे। बोगज कोई अभिलेख के बाद अगला महत्वपूर्ण अभिलेख कस्सी एवं मितानी अभिलेख है। आइए जानते हैं कस्सी एवं मितानी अभिलेख के बारे में। कस्सी एवं मितानी अभिलेख। कस्सी एवं मितानी अभिलेख से इस बात की जानकारी मिलती है कि भारत पर आक्रमण करने वाली प्रथम विदेशी शक्ति ईरान की हखामनी वंश थी। कस्सी एवं मितानी अभिलेख के बाद 3 महत्वपूर्ण अभिलेख बेहिस्तून, पर्सिपोलिस एवं नक्शे रुस्तम है। ये तीनों अभिलेख मुख्यतः डेरियस या दारा प्रथम का है। बेहिस्तून अभिलेख से जानकारी मिलती है कि दारा प्रथम ने उत्तर पश्चिम भारत में आक्रमण किया था और भारत को जीत करके इसे 20वां प्रांत बनाया था और दारा प्रथम को यहाँ से 307 टैलेंट स्वर्ण चूर्ण के बराबर कर की प्राप्ति होती थी। दारा प्रथम के अभिलेख बेहिस्तून, पर्सिपोलिस एवं नक्शे रुस्तम के बाद जो है प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन में अशोक के अभिलेखों का महत्वपूर्ण स्थान है। अशोक अपने प्रजा को संदेश देने के लिए साम्राज्य के विभिन्न भागों में करीब 40 अभिलेख खुदवाए और अशोक के अभिलेख मुख्यतः प्राकृतिक भाषा में लिखे गए हैं और इसमें
चार लिपि ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं आरमाइक का प्रयोग किया गया है। अशोक के अभिलेखों को खोजने का श्रेय तिफेनथैलर महोदय को है, जिसने 1750 ईस्वी में इसकी खोज की थी, तथा इसे पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप महोदय को है, जिन्होंने 1837 ईस्वी में इसे पढ़ा था। तो आइए अगला अभिलेख है अशोक के अभिलेख। प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण में अशोक के अभिलेखों का महत्वपूर्ण योगदान है। अशोक अपने प्रजा को संदेश देने के लिए साम्राज्य के विभिन्न भागों में करीब 40 अभिलेख खुदवाए थे। अशोक के अभिलेख की संख्या करीब 40 थी। खोज सर्वप्रथम तिफेनथैलर ने 1750 में दिल्ली मेरठ अभिलेख का किया था। पढ़ने का श्रेय सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप को 1837 में पढ़े थे। दिल्ली टोपरा अभिलेख को। अशोक के अभिलेखों में 4 लिपि का प्रयोग किया गया है। प्रथम है ब्राह्मी, द्वितीय खरोष्ठी, तृतीय ग्रीक, चतुर्थ आरमाइक। ब्राह्मी लिपि मूलतः बाईं से दाईं की ओर लिखी जाती थी। खरोष्ठी लिपि दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती थी। ग्रीक यूनान की लिपि थी, जबकि आरमाइक ईरानी लिपि थी। ब्राह्मी लिपि बाईं से दाईं की ओर, खरोष्ठी लिपि दाईं से बाईं की ओर, ग्रीक लिपि यूनान की लिपि थी, जबकि आरमाइक ईरानी लिपि थी। ब्राह्मी लिपि शेष भारत में उपयोग किया गया था। खरोष्ठी लिपि पश्चिमोत्तर भारत में, ग्रीक एवं आरमाइक लिपि के प्रमाण अफगानिस्तान से मिले हैं। अशोक के अभिलेखों में भाषा के रूप में प्राकृत भाषा का उपयोग किया गया है। अशोक अपने प्रजा को संदेश देने के लिए साम्राज्य के विभिन्न भागों में 40 अभिलेख खुदवाए। अशोक के अभिलेखों को खोजने का श्रेय तिफेनथैलर को है, जिसने 1750 में दिल्ली मेरठ अभिलेख को खोजा। पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को है, जिसने 1837 में दिल्ली टोपरा अभिलेख को पढ़ा। अशोक के अभिलेख में 4 लिपि ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक एवं आरमाइक का उल्लेख है, प्रयोग किया गया है। ब्राह्मी लिपि बाईं से दाईं की ओर लिखी जाती थी और
खरोष्टी लिपि दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती थी। ये पश्चिमोत्तर भारत मुख्यतः मानसेरा तथा हजारा अभिलेख में इसका उपयोग किया गया है। ग्रीक यूनान की लिपि है और आरमाइक ईरानी लिपि है और इसका प्रयोग मुख्यतः अफगानिस्तान में देखने को मिलता है। भाषा के रूप में प्राकृत भाषा का उपयोग अशोक के अभिलेखों में किया गया है। इसके अतिरिक्त अशोक के 14 बृहद शिलालेख 7 विभिन्न स्थानों से प्राप्त होते हैं। साथ ही 13 लघु शिलालेख, 7 स्तंभ लेख, 6 लघु स्तंभ लेख, गुहा लेख आदि प्राप्त होते हैं। इसके बारे में चर्चा हम मौर्य काल के दौरान मौर्य स्रोत के अंतर्गत करेंगे। अशोक के अभिलेखों के बाद अगला महत्वपूर्ण अभिलेख जो है वह खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है। आइए जानते हैं खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख के बारे में। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख एक महत्वपूर्ण अभिलेख है। खारवेल एक जैन शासक था और इसने उड़ीसा के पुरी जिला के उदयगिरी पहाड़ी पर एक लेख उत्कीर्ण करवाया था जिसे हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख के नाम से जाना जाता है। यह अभिलेख उदयगिरी पहाड़ी पुरी जिला उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसे चेदी वंश के शासक खारवेल ने उत्कीर्ण करवाया था, जो जैन धर्म का महान संरक्षक था। हाथी गुम्फा अभिलेख से भारतवर्ष के बारे में सर्वप्रथम जानकारी मिलती है। हाथी गुम्फा अभिलेख से इस बात की जानकारी मिलती है कि खारवेल ने मगध शासक बृहस्पति मित्र को पराजित कर जीनासन प्रतिमा को मगध से वापस लाया था, जिसे 300 वर्ष पूर्व मगध के शासक महापद्मनंद ने कलिंग से उठाकर ले गया था। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से एक नहर के बारे में जानकारी मिलती है जो तोसली से कलिंग के बीच खुदवाया गया था। हाथी गुम्फा अभिलेख से इस बात की जानकारी मिलती है कि खारवेल ने पांड्य शासक को अपमानित करने के लिए गधे से हल चलवाया था। हाथी गुम्फा अभिलेख प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण अभिलेख है। यह अभिलेख उदयगिरी पहाड़ी
पुरी जिला उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसे चेदी वंश के शासक खारवेल, जो जैन धर्म का संरक्षक था, ने उत्कीर्ण करवाया था। यह भारतवर्ष शब्द का उल्लेख करने वाला प्रथम अभिलेख है। इसमें खारवेल ने मगध शासक बृहस्पति मित्र को पराजित कर जिनासन की उस प्रतिमा को वापस कलिंग लाया था, जिसे 300 वर्ष पूर्व महापद्म ने कलिंग से उठाकर लाया था। इसमें एक नहर के बारे में जानकारी मिलती है जो तोसली से कलिंग के बीच खुदाई की गई थी। साथ ही इस अभिलेख से इस बात की जानकारी मिलती है कि खारवेल ने पांड्य शासक को अपमानित करने के लिए गधे से हल चलवाया था। हाथी गुम्फा अभिलेख के बाद अगला महत्वपूर्ण अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख शक शासक रुद्रदामन का है। इस अभिलेख से सुदर्शन झील के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र प्रांत में करवाया था, जिस समय उसका राज्यपाल पुष्यगुप्त था। जूनागढ़ अभिलेख में सुदर्शन झील से संबंधित 4 शासक और 4 प्रांतपति का उल्लेख किया गया है। इसमें प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य, जिसके सहयोग से पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। तत्पश्चात अशोक, जिसके राज्यपाल तुषास्प ने झील से नहरें निकलवाई थी। उसके बाद रुद्रदामन के काल में उसके प्रांतपति सुविशाख ने झील की मरम्मत करवाई थी और अंत में स्कंदगुप्त के काल में पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित ने झील की मरम्मत करवाई थी। जूनागढ़ अभिलेख शक शासक रुद्रदामन का है। यह सौराष्ट्र प्रांत में स्थित है। इसमें सुदर्शन झील के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में उसके प्रांतपति पुष्यगुप्त ने करवाया था। उसके बाद अशोक ने सुदर्शन झील से उसके राज्यपाल तुषास्प ने नहरें निकलवाई थी। तत्पश्चात रुद्रदामन के राज्यपाल सुविशाख ने झील की बांध टूटने पर मरम्मत करवाया था। उसके बाद स्कंदगुप्त के समय में पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित ने बांध क्षतिग्रस्त होने पर उसकी मरम्मत कराई थी। जूनागढ़ अभिलेख के बाद अगला महत्वपूर्ण अभिलेख समुद्रगुप्त का
प्रयाग प्रशस्ति है। आइए जानते हैं समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति के बारे में। प्रयाग प्रशस्ति गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी का प्रमुख स्रोत है। इसकी रचना हरिसेन ने किया था। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी का प्रमुख स्रोत है। इसकी रचना हरिसेन नामक व्यक्ति ने किया। इसमें समुद्रगुप्त को कविराज, महाराजा धीराज, लिच्छवी दौहित्र एवं धर्म की बंधी हुई प्राचीर कहा गया है। प्रयाग प्रशस्ति 33 पंक्तियों का एक ही वाक्य है। इसमें समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का विवरण किया गया है। उसके द्वारा उत्तर भारत में जीते गए 9 राज्यों एवं दक्षिण भारत में जीते गए 12 राज्यों का उल्लेख किया गया है। समुद्रगुप्त ने उत्तर भारतीय राज्यों के प्रति जो नीति अपनाई, उससे उसके अभिलेख में प्रसभोधरण की नीति तथा दक्षिण भारत के प्रति जो नीति अपनाई, उसे उसके लेख में ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति के नाम से जाना जाता है। समुद्रगुप्त ने उत्तर भारतीय राज्यों को जीतने के बाद अपने साम्राज्य में मिला लिया और इस नीति को उसके अभिलेख में प्रसभोधरण की नीति कहा जाता है। जबकि दक्षिण भारत के उसने 12 राजाओं को पराजित किया और इस के प्रति जो नीति अपनाई, ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई। इस नीति के अनुसार उसने दक्षिण के राज्यों से कर लेकर के उसको स्वतंत्र रूप से शासन करने के लिए छोड़ दिया गया। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति मूलतः कौशाम्बी में स्थित था। इसे उठा करके इलाहाबाद में अकबर के द्वारा रखा गया। प्रयाग प्रशस्ति से कई शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। सबसे पहले इसमें जो है अशोक के बारे में जानकारी मिलती है। अशोक के अभिलेख मिलते हैं। अशोक के पश्चात समुद्रगुप्त के अभिलेख मिलते हैं। समुद्रगुप्त के पश्चात अकबर के लेख मिलते हैं और अकबर के पश्चात जहांगीर के लेख भी प्रयाग प्रशस्ति से मिलते हैं। प्रयाग प्रशस्ति के बाद अगले अभिलेख, महत्वपूर्ण अभिलेखों की चर्चा हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।